हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चरल साइंसेज। दिस इज आलोक द्विवेदी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसे आज हमें डिस्कस करना है, जो कि बहुत बर्निंग टॉपिक रहा है कुछ समय पहले, और एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। अगर आप एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर जनरल जो डिस्कशंस होते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड एग्जाम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर पूछे जाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के बारे में हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे, और हर एक पहलू को यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक आप जुड़े रहें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। देखिए, जो NEP 1986 है, बेसिकली इसने एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हमारे कंट्री में, जिससे हमारा जो एजुकेशन है, यानी कि जो इस एजुकेशन स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसके मेन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, या कंपोनेंट्स ऑफ जो NEP है 1986 के, उनको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें NEP 1986 में बताई गई थी। देखिए, 1986 में सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, इसका यूनिवर्सलाइजेशन कीजिए। यूनिवर्सलाइजेशन से यहाँ पर मतलब ये है कि जो चिल्ड्रंस हैं, अब एज ग्रुप जिनका 14 है, ठीक है, यानी कि ऐसे चिल्ड्रन सभी जो 3 ईयर्स है, यानी कि जो 3 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं। आज तो तीन तीन साल से कहा जाता है कि जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तो उसका स्कूल में एनरोलमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन पहले क्या था, 5 साल की बात की जाती थी। वही बात अभी यहाँ पर अपन 5 साल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उन सभी का स्कूल में एनरोलमेंट होना ये बहुत नेसेसरी बोला गया था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के सब हेडिंग्स में। और ये कहा गया कि आपको ये ध्यान रखना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन टॉपिक के अंदर, कि हमें एनरोलमेंट रेट्स जो हमारे स्कूल में है, प्राइमरी स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पर, वो बढ़ाने हैं। जो ड्रॉप आउट रेट्स है, बच्चे जो स्कूल छोड़ देते हैं बीच में ही, वो नहीं होना है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट द एलिमेंट्री लेवल, और एलिमेंट्री लेवल पर जो अभी एजुकेशन आप दे रहे हो उसको आप इम्प्रूव करो। जब आप एलिमेंट्री लेवल पर आप अपने एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करोगे, तो जो एनरोलमेंट रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होंगे, और जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी रिड्यूस होगा। तो बेसिकली इसीलिए उन्होंने कहा कि जब आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे, तो जो इंक्रीज इन अलॉटमेंट रेट्स और रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स की आप बात कर रहे हो, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो कोप अप हो जाएगा, वो मैनेज हो जाएगा, जब आप एनरोलमेंट की बात करते हो और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हो। ठीक है, तो अप टू द एज ऑफ 14 जो ग्रुप के जो चिल्ड्रंस थे, उनकी यहाँ पर बात की गई है। लेकिन अब ये जो लिखा मैंने ब्रैकेट में, नाउ एक्सटेंडेड टू द 18 ईयर्स, लेकिन अब की जो पॉलिसी है हमारी NEP 2020, इसमें 18 ईयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है इस चीज़ को। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिया गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हर लेवल पर बढ़ाने की। प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक की बात की गई है। हर लेवल पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपको करिकुलर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ना ही केवल आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पर ज़्यादा ही ध्यान देना, बल्कि आप सिर्फ टीचर्स के ऊपर सारी चीज़ें नहीं दे सकते हो कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप अच्छा करोगे तो टीचर्स हमारे बेस्ट हों। तो सिर्फ टीचर से ही पूरा क्वालिटी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। टीचर के साथ साथ आपको करिकुलर में रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स आपको सोर्सेज प्रोवाइड करने होंगे टीचर्स को, जिससे वो इनोवेटिव टीचिंग को अपना सकें। और साथ में साथ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्टली जो आपको करना ही करना है। थर्ड जो फैक्टर हमारे NEP 1986 में बताया गया वो ये है इक्वल एक्सेस। यानी कि पॉलिसी इस चीज़ पर भी जोर देती है कि एजुकेशन जो है हर एक ग्रुप, जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप है, हर एक ग्रुप को मिलना चाहिए, ना कि कोई ऐसा हो जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा हो, जिसको एजुकेशन ना मिल रही हो। यानी फिर चाहे वो शेड्यूल कास्ट का चाइल्ड हो, या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हो, या फिर गर्ल हो, तो किसी भी प्रकार का जो यूँ कहें कि डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। इक्वल एक्सेस होना चाहिए टू एजुकेशन टू द ऑल ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन। स्पेशल मेजर्स इसके लिए जो है प्रपोज किए गए थे, स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स एंड प्रमोट द सोशल इक्विटी। यानी कि स्पेसिफिक जो है एजुकेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग मेजर्स बनाए गए कि किस कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स है, उनके लिए भी मेजर्स बनाए गए, उनको एड्रेस किया गया,
और सोशल इक्विटी की बात की गई। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है? एनईपी देखिए, आज जो एनईपी में वोकेशनलाइजेशन की बात की गई वो 1986 में ही बात की गई थी, वोकेशनल कोर्सेज की। वही बात 1986 में की गई थी, उसको फिर से मॉडिफाई करके आपको एनईपी 2020 में डाल दिया गया है। एनईपी 1986 रिकॉग्नाइज करती है कि जो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को केटर करने में। यानी कि जो इकोनॉमी है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने में जो वोकेशनल कोर्सेज हैं कहीं न कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे प्ले करते हैं? क्योंकि ये अल्टरनेटिव करियर पाथवे ये चिल्ड्रंस को प्रोवाइड करते हैं, जो हायर एजुकेशंस को परस्यू नहीं करना चाहते हैं या फिर जो किसी भी कारण से हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं कर पाते हैं, तो उनको जब आप वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देते हो, तो उस पर्टिकुलर वोकेशनल एंड एजुकेशन ट्रेनिंग से उनके अंदर स्किल्स आती है और वो उसको अपना जॉब परस्यू करते हैं। फर्दर उसको अपने जॉब्स में उन स्किल्स का यूज़ कर इकोनॉमी में हेल्प करते हैं बेटरमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। नेक्स्ट है एडल्ट एजुकेशन। नेक्स्ट फैक्ट का जो फैक्टर है वो है एडल्ट एजुकेशन, यानी कि पॉलिसी इस चीज़ पर भी हाईलाइट कर रही है कि जो एडल्ट एजुकेशन भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हम इलिटरेसी अमंग द एडल्ट जैसी समस्या से कॉम्बैट कर पाएँ, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में और अमंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं। यानी कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं, इन दबे कुचले लोग का मतलब जो ऐसे लोग हैं जो डेवलपमेंट से बहुत दूर रह गए हैं, तो उन लोगों को भी यहाँ पर इंक्लूजन की बात की गई है एडल्ट एजुकेशन का फैक्टर रखकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, मैं बहुत तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। लेकिन ये चीज़ें क्या है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत घुमाकर नहीं बता रहा हूँ, जिससे कि बहुत टाइम भी ना लगे आपको समझने में चीज़ों को, और वीडियो एक सुंदर से शानदार सी तरीके से एंड हो जाए और आपको सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएँ। इसलिए मैं बातें आपको बहुत घुमा नहीं रहा हूँ, एकदम क्लियर वर्ड्स में और क्रिस्प वर्ड्स में आपको चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका फैक्टर है वो है डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यानी यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है एजुकेशन लेवल्स की, एजुकेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई है और कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की बात की गई है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया गया है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के डिसेंट्रलाइजेशन में। एनकरेज किया गया है कि ग्रेटर से ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट हो लोकल कम्युनिटीज़ का, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन एजुकेशन। यानी कि जो एनजीओज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनका भी यूँ कहें कि एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात की गई है। यानी कि इन लोगों को भी ध्यान देना है एजुकेशन पे कि कैसे एजुकेशन प्लानिंग की जाएगी और मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है, तो इसमें इनका भी रोल प्ले करने की बात की गई है। करिकुलर रिफॉर्म्स की बात करते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम में रिफॉर्म्स लाना बहुत ज़रूरी है। एनईपी ने एडवोकेट किया है कि जो करिकुलम है वो कैसा हो, वो फ्लेक्सिबल करिकुलम हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए, ना केवल वो किताबी कीड़े बन पाएँ बल्कि उनके अंदर स्किल्स भी जनरेट हो पाएँ। फ्लेक्सिबल करिकुलम रहे और इनकम्पासिंग एकेडमिक, फिजिकल, कल्चरल एंड मोरल एजुकेशंस। ना केवल आप ये क्यों कहें कि एकेडमिक में ही वो बेस्ट रहें, बल्कि फिजिकल, कल्चरल एंड मोरल एजुकेशन, ये चारों एस्पेक्ट्स कवर होने चाहिए करिकुलम में। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब देखिए, ये तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो टेक्नोलॉजी 1986 में भी इस चीज़ को बात किया गया था, बल्कि 1996 में हमारे फ़ोन्स वगैरह आए थे, लेकिन उससे पहले ही टेक्नोलॉजी को भांप लिया गया था। हमारे जो R&D कर रहे थे एजुकेशन के बारे में, उन लोगों ने एक्सपर्टीज़ जो थे हमारे, है ना? तो रिकॉग्नाइजिंग द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है इसका रोल क्या हमारे एजुकेशन में हो सकता है, इसको रिकॉग्नाइज करना ज़रूरी है। पॉलिसी प्रपोज की गई इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का रोल कैसे प्ले किया जा सकता है और कैसे बेटर बनाया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी बात की गई है। इन्होंने कहा यानी कि आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इंक्लूजन जरूर करें। नेक्स्ट आपका है रिसोर्स एलोकेशन। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पॉलिसी, आपने सारी चीज़ें तो बात कर ली, ठीक है, अब इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या होगा, पैसे की ज़रूरत होगी, है ना? बिना रिसोर्स के तो ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी, आप हवा में तो इस चीज़ को बात नहीं बोल दोगे, है ना? तो इसीलिए इन्होंने कहा कि रिसोर्स एलोकेशन की भी हम बात करेंगे। पॉलिसी ने अंडरस्कोर द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स। पॉलिसी ने जोर दिया, बल दिया कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो एडुकेट तरीके से सभी को और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो पाए
जिससे कि एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोग्राम्स में के इम्प्लीमेंटेशन में किसी तरीके की समस्या ना आने पाए। इसके बाद जो है टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग की बात की गई है। एट लास्ट इन्होंने कहा कि देखिए, जब तक आप टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर लास्टली आप ध्यान नहीं दोगे इतना सब करने के बाद, तो आपको क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे भी ध्यान देना है, जिससे कि जो कॉम्पिटेंट है यानी कॉम्पिटेंसी है वो बनी रहे टीचर्स के अंदर, एंड टीचर्स जो है एक मोटिवेटेड टीचिंग फोर्स की तरह काम करें। बच्चों को पढ़ाने में उनको मोटिवेशन रहे, ऐसा ना हो कि वो आ रहे हैं सिर्फ सैलरी के लिए और सैलरी लेकर चले जा रहे हैं, बल्कि उनके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए बच्चों के प्रति पढ़ाने के लिए। ठीक। ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनईपी 1986 ने एम किया, कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के लिए हमारे भारत में, और फोकस किया कि सभी जो एज ग्रुप के चिल्ड्रंस हैं अप टू 18 ईयर्स के, उनको एक्सेस मिले एजुकेशन का, और एजुकेशन के मामले में इक्विटी, क्वालिटी एंड रिलेवेंस टू द नेशनल डेवलपमेंट ऑफ गोल्स के हिसाब से सारी बातें की। और इसने 1986 एनईपी ने एक रोड मैप प्रोवाइड किया एक सब्सिक्वेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स का हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, एक सब्सिक्वेंट एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री के लिए इसने क्या किया, रोड मैप प्रोवाइड किया एनईपी 1986 ने, और फर्दर इसी से जो आइडियाज़ थे उनको मॉडिफाई कर एनईपी 2020 में आपको बताया गया है। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए, यहाँ पर आपको कोई डाउट था नहीं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एनईपी 1986 के बारे में अगर आपको कुछ भी समझ में आया, क्योंकि यही बताया गया था 1986 में, और 1920 में बस इसी को मॉडिफाई करके आपको 2-3 पॉइंट्स उसमें और ऐड कर दिए गए हैं, और लैंग्वेजेस पर जोर दिया गया है कि रीजनल लैंग्वेज पर बेसिकली, कि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में भी आपको इनिशियल स्टेज में पढ़ाना होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। Do subscribe to get such useful videos. Jai Hind, Jai Bharat. Have a great day.